कोई भी सीन शूट करना इतना आसान नहीं है। एक छोटे से छोटे सीन के पीछे भी बहुत सारी मेहनत होती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार एक ही तो सीन है, इसके लिए इतनी सारी मेहनत क्यों ही करें। वो एक सीन भी आपकी मूवी को, आपके म्यूजिक वीडियो को या फिर आपकी शॉर्ट फिल्म को बहुत ऊपर उठा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सीन। आपको पता है इस क्राइम सीन को शूट करने के लिए कितनी मेहनत लगी थी और कितने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा था। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ होता तो शायद ये वाला सीन इतना अच्छा नहीं आता। कहीं ना कोई कमी तो रह ही जाती। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सीन के अंदर कोई भी कमी ना रहे तो जल्दी से पेन और डायरी लेकर बैठ जाओ। जो स्टेप्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो स्टेप्स आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। एक अच्छे सीन को शूट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है स्क्रिप्टिंग। आपकी स्क्रिप्ट जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका सीन निकलेगा। जैसे हमारा ये सीन एक क्राइम सीक्वेंस है, तो इसके अंदर हमने नाइट का टाइम चूज किया ताकि हम और बेहतर लाइटिंग कर सके। और उसके अलावा पूरा एटमॉस्फेयर एकदम टेंशन वाला होना चाहिए। लोगों को ये फील होना चाहिए कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इसलिए हमारी स्क्रिप्टिंग अच्छी होना जरूरी है। आप स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपका कोई रोमांटिक सीक्वेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। सेकंड स्टेप होता है हमारा लोकेशन एंड प्रॉप्स, क्योंकि आधी सिनेमेटोग्राफी अच्छी हमारी तभी हो जाती है जब हमारा लोकेशन सिलेक्शन और प्रॉप्स अच्छे हो। एक बार का आपका लोकेशन एक हॉल का है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर अच्छे प्रॉप्स को यूज किया है तो वो एक सिनेमैटिक फील देगा। जैसे इस वाले सीन के लिए मैंने एक हॉल को सेलेक्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कई सारे प्रॉप्स यहाँ पर रखे। और ये क्राइम सीक्वेंस है तो मैंने चीजों को इधर उधर बिखेर दिया ताकि ऐसा लगे कि मर्डर से पहले यहाँ पर झगड़ा हुआ हो और उस वजह से चीजें इधर उधर बिखरी हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइट्स भी मैंने ऐड किए हैं, कुछ लैंप्स। यहाँ पर हमने SL60 को यूज किया है नॉर्मल फेस लाइट के लिए, तो यहाँ पर किसी को भी ये फील ना हो सके कि हमने अलग से कोई लाइट यूज की है। सभी को ये लगे कि ये जो लाइट फेस पर आ रही है वो इन लैंप्स की हेल्प से ही आ रही है। हमारे बैकग्राउंड में जितनी डेप्थ होगी उतना ही हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। तो हो सके तो बैकग्राउंड से डिस्टेंस पे ही अपना वीडियो शूट करो। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं कि दीवार के एकदम चिपक के वीडियो शूट करते हैं या फिर थोड़े से डिस्टेंस पे वीडियो शूट करते हैं, तो उस वजह से उनके वीडियो के अंदर वो सिनेमैटिक फील आ ही नहीं पाता है। और फिर बाद में हम सोचते हैं कि यार दूसरे लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग इतना सिनेमैटिक शूट कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हर एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और हमारे बैकग्राउंड में जितना सामान होगा, जितनी चीजें होगी, उतना ही बैकग्राउंड के अंदर डेप्थ क्रिएट होगा। तो कोशिश करो कि बैकग्राउंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऐड करो, लेकिन वो हमारे सीन को एक्सप्लेन करना चाहिए। अब हमारी लोकेशन फाइनल होगी, हमें प्रॉप्स भी मिल गए, उन्हें कैसे अरेंज करना है वो भी पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि ऑडियंस हमारे सीन को किस ऑर्डर में देखेगी, मतलब हमारा सीन कैसे स्टार्ट होगा और कैसे एंड होगा। इसे बोलते हैं स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इस तरह लिखा जाता है कि कैसे मेन आर्टिस्ट की एंट्री हुई, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, जो भी आर्टिस्ट कर रहा है वो सब कुछ स्क्रीन प्ले में लिखा जाता है कि कैसे एंट्री होती है। फिर आर्टिस्ट आगे जाता है, वहाँ पे उसे एक पुलिस वाला मिलता है, फिर वो मर्डर वाले एरिया के पास जाता है, उसके हाथ में क्या है, उसके आसपास की चीजें क्या है, वो सब कुछ स्क्रीन प्ले में नोट होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है शॉट प्लानिंग। बेसिक सिनेमेटोग्राफी में हम नॉर्मल शॉट्स लेते हैं। हमने एक वाइड शॉट ले लिया, एक मिड शॉट ले लिया, एक क्लोज शॉट ले लिया, लेकिन एक सिनेमैटिक वीडियो के लिए हमें बहुत सारे शॉट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे बी रोल्स लेने पड़ते हैं, जैसे एंट्री शॉट, POV शॉट, रिएक्शन शॉट और भी कई सारे शॉट्स। वाइड शॉट हम तब लेते हैं जब हमें लोकेशन को रिवील करना होता है, मीडियम शॉट कैरेक्टर की एंट्री के लिए, क्लोजअप शॉट रिएक्शंस के लिए एंड ओवर शोल्डर शॉट
इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारी कैमरा मूवमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको अपने सीन को ज़्यादा बेहतर बनाना है तो एक ही सीन को डिफरेंट एंगल्स के साथ में शूट करो और फिर उनके बीच में परफेक्ट कट्स लगाओ। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कैमरा एंड लेंसेज। हमें ये पहले ही डिसाइड करना होगा कि इस सीन में हमें कौन सा कैमरा यूज करना है और कौन से लेंसेज यूज करने हैं। जैसे इस सीन के लिए मैंने सोनी FX3 विद सोनी 50mm लेंस एंड सोनी 85mm लेंस को यूज़ किया है। क्योंकि ये वाइड होल है तो मुझे इस सीन को इतना ज़्यादा वाइड से स्टार्ट नहीं करना था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा लाइटिंग सेटअप, क्योंकि लाइटिंग सेटअप की हेल्प से ही हम हमारे इमोशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने सीन के अकॉर्डिंग लाइट सेटअप नहीं किया तो हमारा पूरा का पूरा सीन खराब हो सकता है। अगर इसी मर्डर सीन के अंदर मैं बहुत ही ब्राइट लाइट दे देती तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इसके लिए मुझे एकदम डार्क लाइटिंग ही रखनी है। जितना कोशिश हो सके जो हमारी प्रैक्टिकल लाइट्स है उन्हें ही यूज करना है मेन लाइट के लिए। लेकिन फेस पर लाइट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हमने गोडॉक्स SL60 को यूज़ किया और उसके साथ में मैंने सॉफ्ट बॉक्स एंड ग्रिड लगाया। क्योंकि अगर मैं ग्रिड नहीं लगाती तो जो हमारी लाइट है वो हमारे बैकग्राउंड में भी जाती, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सॉफ्ट बॉक्स के साथ में ग्रिड लगाने से यही होता है कि वो हमारी लाइटिंग को कंट्रोल करता है। अब लाइटिंग की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। जैसे कि आप ये वाला सीन देखिए, हमारी लाइट जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड में हमें कैमरा एंगल रखना चाहिए ताकि उस तरफ शेडोज क्रिएट हो और एक तरफ हाइलाइट्स बने, जो कि ज्यादातर मूवीज और वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो ब्राइट चेहरा दिखाने के चक्कर में फेस पर लाइट ही लाइट कर देते हैं, जो एक रियल फील को तो एकदम ही खत्म कर देता है। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल लाइट्स को भी बहुत अच्छे से यूज में लिया है। मैंने 2-3 लैंप्स यहाँ पे यूज किए हैं और उसके साथ में मैंने विंडो पर एक ब्लू लाइट दी है ताकि थोड़ा नाइट का फील आ सके, ऐसा लगे कि बाहर कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है। इसके साथ साथ टॉर्च की रोशनी ने भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? हम शेडोज को हमारा दुश्मन समझते हैं, लेकिन शेडोज ही एक रियल फील करवाती है। तो जितना हो सके अपनी फुटेज के अंदर शेडोज को ऐड करो अगर आपको रियल फील देना है तो। लाइटिंग के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। तो इस सेटअप के लिए ये हमारा लाइट सेटअप था। और अब बारी आती है हमारे शूट की। जितना भी हमने प्लान किया है, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, लाइटिंग हो, सब कुछ, इसीलिए हमारा शूट भी इतना ही बेहतर होना चाहिए। हमारी कंपोजिशन टेक्निक्स, यहाँ पर जैसे मैंने रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया है। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली ये काम करता है, अगर हम एक फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर हम सब्जेक्ट को इन पॉइंट्स के ऊपर रखें तो यही होता है रूल ऑफ थर्ड। इससे हमारी फ्रेमिंग थोड़ी यूनिक लगती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा स्मोक भी ऐड किया है ताकि थोड़ा हेज इफेक्ट आ सके, जैसा कि ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक सिनेमैटिक सीन तो कैमरा से बनता है, लेकिन एक सिनेमैटिक सीन के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। स्क्रिप्टिंग, लाइटिंग, कंपोजिशन टेक्निक्स, शॉट्स, कैमरा मूवमेंट और भी बहुत कुछ, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। किसी भी अच्छे सीन को शूट करने के लिए हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम ऐसे ही नहीं कि अगर हमारा कुछ भी शूट है तो हम बिना प्लानिंग के ही सेट पे पहुंच गए, तब वो सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। हमारे माइंड में पहले ही वो प्लानिंग होनी चाहिए जो हमें कैमरा में दिखाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह से मैं शूट करना बताती हूँ, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करो तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे जो आपकी सिनेमेटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।